हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स खूनी जंग। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करता है। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफर कर रही है। सर, सबसे आगे वाली रो में नागराज सफर कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज। यस सर, खत्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को चार गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई हरकत ना करना। विमान में सफर कर रहे यात्री स्तब्ध देख रहे। स्टेनगन्स के साय में वो नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले आए। जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने यहाँ कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोषों की जान जा सकती है। इससे अच्छा तो बाहर कूद जाना ही है। और नागराज आगे बढ़ गया। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराई में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? नागराज ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने होश नहीं खोए थे। एकाएक नागराज की कलाइयों से नागरस्सी निकली। अरे ये नागानंद और नागनाथ कहाँ जा चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नाग नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों के प्रमुख हैं। फिर हवा में ही नाग आपस में गूंथने लगे और देखते ही देखते नागरस्सी ने एक पैराशूट का रूप धारण कर लिया। ओह नागानंद और नागनाथ, तुमने नागराज को ही नहीं बल्कि मानवता की भी रक्षा की है। पैराशूट नागराज के को लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीब गरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फोटो खींच ली। अरे यह कैसा पैराशूट है? गैम्बलिंग फाइट अरीना, अखाड़ा जिसमें जुआरी दो पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा और उसने वहीं पे उसकी फोटो खींच ली। सभी नाग वापस से नागराज की कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है। मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकार कर स्तब्ध कर दिया। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। मेरे ख्याल से इस भीड़ को दबाए देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए। वही सब भी बातें होंगी। ठीक है, चलो। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वो नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। अभी यहाँ कैफे और क्रो में गैम्बलियम फाइट होने वाली है। मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। गैम्बलिंग फाइटर कैफी, इसी से तो मिलने में यूरोप आया हूँ। लेकिन नागराज, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे भेज दी थी। तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना में यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं। दोस्त भी तो हैं। और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। कैफे कैफे, क्रो क्रो। लगता है कैफी बहुत मशहूर है यहाँ पे। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई भी नहीं है। फाइट शुरू हो गई थी और फिर कैफी बोलता है, लड़ तो बच्चे की तरह रहा है, देखना जीतेगा यहीं। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफी की जीत पर खत्म हो गई थी। कैफी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना कैफी ही जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। दोनों एरिना के बाहर आ गए। मुझे कैफी से मिलना है टीना। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफी के ड्रेसिंग रूम में थे। हेलो कैफी, मैं नागराज। मुबारक हो। हेलो, थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। यह ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता। और फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे नागराज को किसी
को अपनी योग्यता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ दो दो हाथ हो जाए। मुझे मंजूर है। एक हाथ बढ़ा। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उससे ऊपर से उछाल लिया, लेकिन नागराज ने बड़ी कुशलता से कालाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने एक पलक झपकते ही पैंतरा बदलकर एक फ्लाइंग किक कैफी की कमर पर जड़ दी और फिर कैफी दरवाजे को तोड़ता हुआ बरामदे में जा गिरा। कैफी उठकर अंदर आया। वहां मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा है। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम सोलो से फाइट करना चाहते हो? हाँ भाई, पेरिस के शूरवीर कैफी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन नागराज, मेरी बात डिसिल्वा से फ़ोन पर हुई। वह शनिवार को मॉन्ट कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे जा पहुंचा था। नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उससे कैसे जानता है। वही टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर जा पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। ओह, आप नागराज है ना? मिस टीना 9th फ्लोर पर रूम नंबर 9 और 4 में बैठी हुई है। नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट पर जा हुआ था। 9th फ्लोर, यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रोकी। सर, कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए मुझे। क्या? लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने जा रुका था। क्या हो गया है आज? जो मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धकेला। अजीब खामोशी है यहाँ। नागराज, नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। वहाँ पे टीना ने बहुत सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया हुआ था, जहाँ पे वो लोग नागराज का वेलकम कर रहे थे वर्ल्ड टुडे की बिल्डिंग में। हॉल में नागराज के स्वागतार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हॉवर्ड। नागराज उनसे हाथ मिलाता है। डेली प्लैनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स, हेलो। ग्लोब के चीफ एडिटर मिस्टर किल्सन, हेलो। और जान पहचान के बाद नागराज संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुंचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हो? नागराज, कुल्डंग, बुलडॉग, शांगो और फिल्म के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए हैं, मैं सबका जवाब बारी बारी में दे दूंगा। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपना पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। मैं यहाँ मानवता और यूरोप के वासियों की रक्षा के लिए आया हूँ। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मॉन्ट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नहीं, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी कार्यप्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोचकर बोला, देखो भाइयों, नागराज की कोई शक्ति सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सब ने मुझे दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात समाप्त होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और नागराज ने ओवरकोट उतार कर अपने हाथ सीधे किए। अपनी कलाइयों से उसने एक नाग निकाला और साथ ही में बहुत सारे नाग निकाले। हॉल में बैठे लोगों की तरफ वो नाग लपक पड़े और देखते ही देखते सबके तालियां बजाते हाथ आपस में लिपट गए थे। कुछ तो भय से चीख उठे थे, बचाओ नागराज साहब। नहीं, कृपया इनसे मत डरिए। ये सारे मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल कल लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। नागराज के ऐसा कहते ही सभी सर्पसैनिक उसकी तरफ उसकी कलाइयों में आ लपके थे और उसकी कलाइयों में जज्ब हो चुके थे। सांपों को वापस जाने पर लोगों की जान में जान आ गई थी। ओह, जान बची। मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई। नागराज को कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर से वापस से नागरसी छूट पड़ी थी
और छत पर लगे फानुस पर लिपट पड़ी। नागराज ने शरीर को एक झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ नागराज छत पर जा चिपका था। फिर उसने नागरसी वापस से खींच ली थी और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पर उतर गया। नागराज, आप ये करतब कैसे कर लेते हैं? यह मेरे लिए कोई करतब नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं उसी प्रकार मैं दीवारों पर चल सकता हूँ और छत पर भी रेंग सकता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आज पेरिस में जिससे भी मिला वह मुझे पहले से ही जानता और पहचानता था। इसका जवाब तूने आज का अखबार देगा। अखबार पढ़कर नागराज को समझती देर न लगी कि क्यों लोग उसे पहचान पा रहे थे और तुम्हारे मुझसे यहाँ मिलने का वायदा आ ही गया, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ओह, अब समझ में आ गया। ओह नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज़ है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं और कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देंगे। टीना, परसों की फ्लाइट में तुम ज़रूर आना। ओह नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद, चलो नागराज, अब घर चलें। ठीक है। नागराज उसके साथ चल पड़ा था। रविवार की शाम बहुत गर्म थी। मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रहे खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठकाठक भर चुका था। जहाँ उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो के इंतजार में नारे लगा रही थी। वही यदाकदा नागराज का नाम भी कोई एक दो लोग अपनी जुबान पर ला रहे थे। जहाँ पे बहुत सारे लोग सोलो सोलो ही चिल्ला रहे थे। कुछ क्षणों पश्चात नागराज एरिना में प्रविष्ट हो चुका था। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हॉल तालियों से, गड़गड़ाहट से और लोगों के शोर से हिल चुका था जब सोलो भारी सुरक्षा के साथ एरिना में प्रविष्ट हो चुका था। सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने अपने ओवरकोट उतार दिए थे। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट खड़े हुए थे। इससे मतलब मैं पहले ही 2 मिनट में धूल चटा दूंगा। पता नहीं किस स्टाइल से लड़ता है ये। कुछ क्षण बाद नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ चुका था। एक टक्कर ही काफ़ी होगी इसके लिए तो। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया था। वाह, खाली जाता देखकर सोलो संपर्क कर खड़ा हो गया। ओह, फुर्ती तो है इसमें। सोलो ने एक भयानक छलांग लगाई और अब नागराज नहीं बच पाया था। फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और फिर सिर से उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर जा गिरा। सारा माहौल सोलो की नारों से गूंज उठा था। रिंग के बाहर खड़ा कैफीन नागराज को पिटता देख परेशान था। इस तरह पिटता रहा तो मुझे मरवा देगा। हाय मेरा 10 लाख रुपया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उठा और उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकारी किक के तूफान से उभरते हुए नागराज को सोलो ने बहुत बार पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ उसे घूंसे मारने लगा। बेदम नागराज की फरियाद समय के साथ सुनी गई। स्टॉप स्टॉप। घंटी की आवाज के साथ पहला राउंड समाप्त हो चुका था। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे। लग गया में मुझे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तू नहीं जीत सकता। वह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों का जलवा दिखाओ। टीना, नागराज कभी अनैतिक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ ही क्षणों के पश्चात दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे।
यह लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में उछाला, लेकिन नागराज ने उसका यह वार अपने हाथ पर रोक लिया और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। अगले ही क्षण नागराज की लात दोबारा उठी, फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिर चुका था और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसने लगे। नागराज के खेमे में हलचल मची। बेवकूफ ने चाकू भी तोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है। नागराज नागराज। इसी बीच सोलो ने अपनी टंपा पीछे से निकालकर नागराज को छाती पर दे मारी और नागराज को पीछे धकेल लिया। दोनों फुर्ती से खड़े हो गए। पहल सोलो ने तो की थी, उसने चाकू को नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त गुजर गया, दर्शकों ने सन्नाटा छा गया, लेकिन जब चाकू बाहर आया तो सब भौचक्के के भौचक्के रह गए थे। न तो घाव था और न ही खून। हाय, ओह, इसका चाकू तो जहर से बुझा है। यह तो धोखेबाजी, और धोखेबाजी करने वालों को सबक सिखाना नागराज का काम है। नागराज ने अपना दूसरा हाथ प्रचंड वेग से घुमाया तो सोलो के पांव तक जमीन से वो उखड़ गए और दो दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत सोलो को बाल पकड़ कर उठाया और एक ही गुस्से में उसे रिंग की फेंसिंग पर पलट दिया। नागराज ने उसके दोनों पाँव को पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा था। विजय नागराज को लोगों ने कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। बोलो, तुम मेरे लिए लड़ोगे? तुम्हें मोटा माल मिलेगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसिल्वा, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ। कोई पैसा भी नहीं लूँगा। हाँ, शर्त एक ही होगी। वह क्या? सीमेन। तुम सीमेन के पार्टनर रह चुके हो। मुझे उसके अड्डे पर ले चलना होगा। तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमेन का नाम सुनकर वह हैरान हो चुका था। बहुत अच्छी तरह। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है वो। पूरे मॉन्ट कार्लो पर राज करता है और बहुत कुछ। नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं है नागराज। तो ठीक है, मॉन्ट कार्लो में अब तुम्हारा नहीं, कैफी का धंधा चलेगा। और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू का इस्तेमाल करते हैं। क्या? तुम्हें कैसे ये मालूम? नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं डालते डिसिल्वा। बहुत देर सोचने के बाद डिसिल्वा ने बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊँगा। ठीक है। रात को नागराज जब टीना से मिला, टीना, मैं कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मोंट कार्लो जा रहा हूँ। वहाँ रहोगे कहाँ पर? होटल लाबेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। अपना ख्याल रखना नागराज। अगले दिन नागराज ने टीना से विदा ली और डिसिल्वा के साथ मोंट कार्लो के लिए विमान पर सवार हो गए। शीघ्र ही विमान मोंट कार्लो के एयरपोर्ट पर उतरा। नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो चुके थे। नागराज, आगे जो कार जा रही है यहाँ के एक मिनिस्टर की है। अभी डिसिल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। नागराज, यह बम विस्फोट बारूद सुरंग का था और निश्चित ही सीमेंट का किया कराया हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मोड़कर दूसरी सड़क पर डाल दी। हाँ, मुझे पता लगा है कि वह बारूद सुरंग का विशेषज्ञ है और वह आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ देर बाद टैक्सी होटल लाबेला के बाहर रुकी। नागराज, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ चला। मोंटे कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रांधता हुआ मोंटे कार्लो का तूफान हफ्टर अपनी 6 सिलेंडर मोटर बाइक पर उड़ा चला जा रहा था।
भागो, हफ्टर आ गया। बच्चों, हफ्टर आ रहा है। उसकी मोटरसाइकिल की हॉर्न की विशेष आवाज़ों से गाड़ियाँ से यूं रास्ता दे रही थी। तूफान की तेज़ी से वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक हफ्टर ने ब्रेक लगाए, किंतु बाइक कारों से टकरा ही गई। हफ्टर मोटरसाइकिल से उतरकर कार के पास जा पहुंचा था। उसने कार को ड्राइवर समेत उठाया और फिर पुल के नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी उस प्रकार नदी में समा गई। मच्छर हफ्टर के रास्ते में कहाँ से आ जाता है। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे बढ़ चला। इधर होटल लाबेला में नागराज काफी शांत तरीके से दूध पी रहा था। तभी पूरे वक्त ने होटल को आ घेरा और हंटर होटल के शीशे को तोड़ता हुआ अंदर जा घुसा। बता, नागराज कहाँ है? नागराज वह। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया और काफी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा और तेजी से अंदर आ गया। नागराज, तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा न होते हुए देख हंटर क्रोधवश चिंगाड़ा। मैं पूछता हूँ, कौन है नागराज? जल्दी सामने आ जाए, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देख वह आगे बढ़ा। बोल बे, क्या तू है नागराज? नहीं। क्यों बे, तुम में से कोई है? और दोनों ही चक्कर खा कर गिर गए, इससे पहले कि हंटर चौथे व्यक्ति को भी हाथ लगा पाता। ठहरो। वह नागराज की तरफ घूमा। जिसकी तुम्हें तलाश है वह मैं हूं। इस बीच नाग हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में जा पहुंचा था। इसके साथ ही नागराज ने एक छलांग लगाई, लेकिन हंटर अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुआ। अगली पल नागराज ने संभल कर हंटर पर ताकतवर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। हाय, इस पर तो मेरा एक भी घुसा असर नहीं डाल रहा, किंतु नागराज के प्रहारों का उसके फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आह, मेरा हाथ। तभी हंटर का एक हाथ घुमा और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ बाहर रिसेप्शनिस्ट के काउंटर के पास जा गिरा था। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को कोई चोट पहुंचा पाता, नागराज ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगली क्षण वह नागराज को अविजित नागों की पकड़ से आज़ाद था। ओ मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे जा बचा। उसने पास रखा टीवी उठाया और उछलकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकाला, कहा गया नागराज। नागराज वहाँ कहीं पर नहीं था। क्या नागराज हंटर से डर कर भाग गया था? सीमेन कौन था? क्या नागराज और सीमेन का टकराव हो सका? नागराज को हवाई जहाज से मौत के मुंह में गिराने वाला कौन था? नागराज और उसके नागों के हर पुष्ट पर मनोरंजन करने वाले कारनामों के लिए पढ़े प्रलयकारी नागराज। तो दोस्तों, नागराज की ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आए हो तो आप इस कॉमिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, यानी कि जो लोग राज कॉमिक्स फैन हैं और साथ ही में क्लासिकल नागराज सीरीज के फ़ैन हैं, उन लोगों तक ये कॉमिक्स पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, यानी कि मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।